हेलो बच्चों, माई सेल्फ बीके गर्ग और इस वन शॉट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। छोटा सा चैप्टर आपको कंफर्म 4 मार्क्स दे सकता है। इन दोनों चैप्टर की वीडियो जो ये वन शॉट रिवीजन है, हम इसे 1 आवर के से भी कम टाइम में कवर कर लेंगे बेटा। वो तो कवर होने के बाद पता चलेगा, बट आइडिया है कि 1 आवर से कम टाइम में दोनों को कवर कर देंगे और आपके कितने मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, +4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर में मेन बात फॉर्मूला होती है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन में ज्यादातर चांस है, 80% से 90% चांस है कि आप क्वेश्चन ठीक करेंगे। और हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, तो +4 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे इस 1 आवर की वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ये वो पॉइंट है जहां पूरा मास बॉडी का हम सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं कि वो कंसंट्रेटेड है। लोकेशन ऑफ सीओएम बेटा, अगर हमारे पास डिस्क्रीट मास सिस्टम है यानी कि पार्टिकल्स हैं, यूनिफॉर्म सिस्टम को भी हम पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट अगर पार्टिकल मास सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? RCOM। अगर मैं वेक्टर लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर बेटा, तो M1 R1 M2 R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अब सिंपल एवरेज क्या होती है अगर मैं इन सब का सम करूं, बट ये मास के साथ मल्टीप्लाई करके है, इसलिए इसे वेटेड एवरेज भी बोल दिया जाता है। बात समझ रहे हैं बेटा? फिर हमारे पास आता है XUM। RCOM में तीन कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, X Y Z तीनों कोऑर्डिनेट में बेटा। XUM लिखेंगे तो यहाँ X1 X2 आएगा, YCOM लिखेंगे तो यहाँ Y1 Y2 आएगा, ZCOM लिखेंगे तो यहाँ Z1 Z2 आएगा। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ COM बेटा। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, सबको याद होता है। फिर इसमें स्पेशल केस आता है जो हम बाकी के चैप्टर में भी यूज करते हैं। बाकी के चैप्टर में रोटेशनल मोशन में भी यूज हो जाता है, ग्रेविटेशनल मोशन में भी यूज हो जाता है। तो 2 पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट मासेस हैं M1 M2 विच आर प्लेस्ड d डिस्टेंस अपार्ट, तो सेंटर ऑफ मास इनका लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर होगा। सेंटर ऑफ मास कहां होगा बेटा? लाइन ज्वाइनिंग पे। M1 से जो डिस्टेंस है वो R1 है, तो R1 कितना होगा बेटा? M2 d डिवाइड बाय M1 प्लस M2। याद रखना है, जब R1 लिखेंगे तो M2 होगा, दूसरे मास के प्रोपोर्शनल होगा। जब R2 लिखेंगे तो M1। तो यहां से हम ये लिखते हैं बेटा कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसलिए क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ लाइज क्लोजर टू द हैवियर। यहां से हमें पता चलता है कि अगर M2 बड़ा है तो उससे डिस्टेंस कम होगा, तो सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू द हैवियर मास बेटा। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पॉइंट मास से इनवर्स होता है, हैवियर मास से डिस्टेंस स्मॉलर होगा। फिर इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। एट द पोजीशन ऑफ COM देयर मे और मे नॉट बी एनी एक्चुअल मास प्रेजेंट। जहां पर सेंटर ऑफ मास है, जैसे इस केस में, यहां कोई एक्चुअल मास हो भी सकता है और नहीं भी। फिर कहता है लोकेशन ऑफ COM डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। जो लोकेशन है इसकी वो ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मान लो यहां है, बच्चा कई बार समझता है इस चीज को कि ये तो ओरिजिन पे डिपेंड करती है, ये पोजीशन वेक्टर होता है। अगर मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूं तो भी इसकी लोकेशन यही रहेगी, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बदलेगा, लोकेशन नहीं। लोकेशन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है कि यहीं पे है। बात समझ रहे हैं? तो वो वहीं पे रहेगा, बस पोजीशन कोऑर्डिनेट बदल सकते हैं बेटा। पोजीशन ऑफ COM डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इट लाइज क्लोजर टू हैवियर। ये वही फिर से बात आ गई, मास की डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। यूनिफॉर्म मास है तो हम अगले पार्ट में लिखेंगे तो सेंटर पे होगा, अगर मास कम ज्यादा है तो हैवियर मास के पास में होगा। फिर आता है बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा बेटा? फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज ऑफ सिमेट्रिक शेप्स सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिक सेंटर। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म बॉडीज है और सिमेट्रिक शेप है तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर पे। जैसे इस शेप के लिए सर्कल हो, डिस्क हो, शेल हो, स्फीयर हो। ये वाली
स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, क्यूब हो, सबके सेंटर पे होगा। ये सिलेंडर है तो इसके एक्सेस के सेंटर पे होगा बेटा। ये काम आएगा आगे न्यूमेरिकल्स में, जब हम कल जेईई मेन के क्वेश्चन करेंगे या फिर आप नीट पीवाईक्यू वीडियोस देखेंगे बेटा। ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है बेटा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो रॉड है, अगर ये परपेंडिकुलर पड़ी हो बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के, तो हम सीधा भी कर लेते हैं, तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तब तो आसानी से हो जाता है कोऑर्डिनेट लिख के एक्स वाई जेड। बट अगर ये इंक्लाइंड हो, दोनों में एंगल कितना है, थीटा, तब इसको कोऑर्डिनेट लिखकर इसके तो इजीली लिख लोगे, इसके लिए दिक्कत हो जाएगी और उसको फिर सिंपलीफाई करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, अगर दोनों रॉड की लेंथ L है, मास M है, तो जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है इससे, कहां से बेटा, पॉइंट ऑफ बेंडिंग से, बेंडिंग पॉइंट से, वो कितना होगा, L/2 cos θ/2। कितना होगा बेटा, L/2 cos θ/2। समझे बेटा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रख सकते हैं कि ये डायग्राम उतनी अच्छी नहीं है। ये जो सेंटर ऑफ मास है बेटा, ये इसके सेंटर से और इसके सेंटर को जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसके ऊपर लाई करेगा, यानी कि ये यहां कहीं आना चाहिए था, बट अगर हम यहां ड्रॉ करते, छोटा ड्रॉ करते बेटा इसे, तो ये एंगल समझ में नहीं आते। जो बच्चे बाद में पीडीएफ से देखेंगे उनको पता नहीं चलता कि ये क्या ड्रॉ कर रखा है। क्लियर है, बात समझ रहे हैं बेटा। पीडीएफ का लिंक हम अक्सर पहले वीडियो में अपलोड कर देते थे, बट अब नहीं कर रहे, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि कितने बच्चे पीडीएफ चाहते हैं या कितने बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं। डिमांड ही नहीं आ रही। एक आधे बच्चे ने कहा सिर्फ कि सर पीडीएफ कहां है, बाकी कोई डिमांड नहीं कर रहा। आप डिमांड करिए, इसकी पीडीएफ में तभी अपलोड करूंगा अगर मुझे कम से कम 10 से 15 बच्चे कहेंगे सर पीडीएफ दे दो। कमेंट करोगे तो आपको पीडीएफ इसकी जरूर मिलेगी बेटा। ओके, लिंक में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक, सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। किसी लॉगिन, किसी साइन अप की जरूरत, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सीओएम ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, अगर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म हो, कैसी भी दे दे, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी इसके ऊपर बेस्ड आते हैं बेटा, तो आपको क्या करना होता है, एक छोटा सा एलिमेंट लेना है डीएम, एक छोटा सा एलिमेंट लेना है डीएम, डीएम ले लिया बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास लिखना है आर, इसका सेंटर ऑफ मास लिखना है बेटा आर, फिर इसे इंटीग्रेट कर दे। यहां जो इंपॉर्टेंट बात है जिसको हाईलाइट किया हुआ है, ये आर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सीओएम ऑफ एलिमेंट ऑफ मास डीएम। ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है इसके सेंटर ऑफ मास का ये पोजीशन होता है। ये एक छोटी सी बात है जो कई बार बच्चे मिस कर देते हैं। क्यों, अक्सर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हम ये पॉइंट मास मानते हैं, तो पॉइंट मास का जो सीओएम है वो इसी पोजीशन पे होता है, तो इसको एक्स ले लेते हैं, इसको डी एक्स, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। बट जिन्होंने डिस्क का जो डेरिवेशन किया है तो उसमें हम एक रिंग एलिमेंट मानते हैं बेटा, तो उस रिंग के लिए ये आर कितना लेंगे, उस रिंग का सेंटर ऑफ मास लेते हैं 2r/π, फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं, फिर आंसर आता है बेटा। तो इसीलिए ये कंसेप्चुअल छोटी सी बात है, जब कभी किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में फंस गई तब बच्चे देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ये याद रखना है, ये आर क्या होता है बेटा, इस छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। 3 तरीके की मास डेंसिटी होती है, काफी सारे चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर अगर हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म बॉडी है और मुझे उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है बेटा, वर्क पर एनर्जी चैप्टर में भी आपको इन क्वेश्चन का सामना पड़ सकता है, जिसमें स्पेशली वो चेन वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें ये चेन इस तरीके से हैंग कर रही है। हमने तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था कि इसको ऊपर की तरफ पुल करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। बट कुछ जगह पर जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से ली जाती है बेटा, सेंटर ऑफ मास से ये हाइट मेजर की जाती है टू राइट द पोटेंशियल एनर्जी बेटा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बेटा।
हाफ रिंग के लिए क्या होता है 2r/π। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, एक बेसिक लाइन आपको यहां पर लिखनी है, सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। तो अगर ये हमारे पास हाफ रिंग है, ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा, कहां 2r/π पे। अगर ये आर्क होती बेटा तो आर्क में भी ये कहां लाई करेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये θ/2 θ/2। तो कितना डिस्टेंस होगा बेटा इसका यहां से, ये डिस्टेंस होगा RCOM। ये कितना डिस्टेंस होगा बेटा, ये RCOM। क्या हो जाएगा, r sin θ/2 θ/2। यहां पर जो θ/2 है ये किस में लेना है बेटा, रेडियन में। ये θ/2 किस में लेना है, रेडियन में। साइन के अंदर तो आप जैसे मर्जी पुट कर दो, वैल्यू सेम है, बट यहां नीचे किस में लिखना है, रेडियन में। हाफ डिस्क के लिए बेटा फिर लाइन ऑफ सिमेट्री पे कितना 4r/3π। अगर आप सेगमेंट के लिए लेंगे, सेक्टर या सेगमेंट के लिए, तो यहां पर ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2r/π था रिंग के लिए, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4r/3 हो गया। तो यहां पर भी जो आर्क का फॉर्मूला था उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 2/3 से। ओके, फिर आ गया हेमीस्फेरिकल शेल, इसके लिए r/2, वही लाइन ऑफ सिमेट्री पे बेटा। हेमीस्फीयर के लिए ये कितना होगा 3r/8। यहां पर आप देख सकते हैं कि जिस बच्चे ने बनाए हैं, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि ये जो नोट्स हैं ये मैं फ्रीलांसिंग के थ्रू, जो फ्रीलांसर कुछ बच्चे होते हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट होते हैं, उनसे बनवाता हूं, उनको कंटेंट भेज देता हूं, वो उसमें से नोट करके मुझे नोट्स बना के शॉर्ट नोट्स दे देते हैं। क्योंकि इसमें टाइम लगता है बेटा, उतना टाइम है नहीं। जेईई मेन PYQ सीरीज में बहुत एनर्जी लग रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे इसको। होलोकॉन बेटा थोड़ी थोड़ी करेक्शन कर रखी है मैंने, जहां कोई चीजें गड़बड़ थी, बट बाकी थोड़ा चल जाएगा। होलोकॉन के लिए बेस से हाइट होती है बेटा, कहां से हाइट होती है, बेस से, कितनी h/3। सॉलिड कोन के लिए कितना हो जाएगा, h/। क्लियर है। तो मेनली हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हाफ रिंग की और हेमिस्फीयर और हेमिस्फेरिकल शेल की। डिस्क की भी इतनी जरूरत है नहीं पड़ती। फिर आता है ऑब्जेक्ट विद कैविटी बेटा। अगर किसी ऑब्जेक्ट में से मैं किसी मास को रिमूव कर दूं तो जो पहले सेंटर ऑफ मास यहां पर था वो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। वो सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा, शिफ्ट। क्योंकि सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू हैवियर, यहां से मास निकाल दिया तो ये मास कम हो गया, तो सेंटर ऑफ मास दूर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब यहां इधर मास कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये शिफ्ट किसके बराबर होती है बेटा, सीधा फॉर्मूला याद रखना है, मास रिमूव्ड डिवाइड बाय मास रिमेनिंग इनटू सेपरेशन। कौन सी बेटा, पहले वाले सेंटर ऑफ मास की और जो मास रिमूव किया गया है उसके सेंटर ऑफ मास के बीच में सेपरेशन। ये माइनस क्यों लगाया है, डायरेक्शन के लिए, कि जिधर ये वाला मास जिधर से हटाया गया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। M2 M1 लिखे हुए हैं। M2 क्या है, मास रिमूव्ड टू क्रिएट कैविटी। M1 क्या है, मास रिमेनिंग आफ्टर क्रिएटिंग कैविटी। कैविटी के बाद जो मास बचेगा वो M1। इफ ऑब्जेक्ट इज सॉलिड, कई बार बच्चे मास लिखने में दिक्कत फील करते हैं, क्यों, वो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड है, जैसे स्फीयर है, 3D ऑब्जेक्ट है, तो सीधा वॉल्यूम लिख दो बेटा। यहां V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, किसकी बेटा, वॉल्यूम ऑफ कैविटी। V स्टैंड फॉर वॉल्यूम रिमेनिंग। क्या ये बात समझ में आई, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम। क्या ये बात समझ में आई बेटा, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। ठीक है, ये समझ नहीं आएगा, कई बार बच्चे को पता नहीं चलता तो मीन्स लिख देते हैं, V मीन्स वॉल्यूम, ऐसे समझ आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। फिर अगर ऑब्जेक्ट प्लेनर है, 2D ऑब्जेक्ट है, कोई शीट है, कोई लैमिना है, तो उसमें से जब आप मास हटाएंगे तो यहां पर ए का मतलब क्या है, A मीन्स एरिया। जो एरिया हटाया गया है डिवाइड बाय जो एरिया रिमेनिंग है बेटा। कल इसकी जेईई मेन PYQ आएगी बेटा, उसमें भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो वहां पर आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे। नहीं तो नीट PYQ में भी हमने अप्लाई करके आपको बताया हुआ है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं।
फिर इसमें जो दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं बेटा, इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर ये डिस्क है, क्या है बेटा, ये डिस्क, अगर ये डिस्क है, डिस्क में से आप एक ऐसी कैविटी हटाते हो जो सेंटर से पास करे और सरफेस को टच करे, यानी कि डिस्क का रेडियस r है, कैविटी का रेडियस r/2, तो शिफ्ट कितना होता है बेटा, r/6। माइनस का मतलब ओपोजिट, ये हमारे पास इस तरफ था, डी वेक्टर इधर था बेटा, तो शिफ्ट किधर हो जाएगी, ओपोजिट। तो माइनस सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट, डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट को बताता है बेटा। डिस्क कैन नॉट बी नेगेटिव, ये पता नहीं क्यों लिख दिया, जरूरत नहीं थी। ओके, फिर क्या कह रहा है बेटा, अगर ये स्फीयर हो, क्या हो बेटा, अगर ये स्फीयर हो, स्फीयर के लिए ये कितना हो जाएगा, -r/14। ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि काफी काम आते हैं, बहुत बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। फिर आता है बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्योरेटिकली ये दो अलग अलग पॉइंट है, प्रैक्टिकली भी अलग अलग हो सकते हैं। कब, वो अभी देखते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। क्या कह रहा है, इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द होल वेट ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम टू बी एक्टिंग। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये वाली है, टॉर्क ऑफ द वेट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 0। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो वेट है, उसकी टॉर्क 0 होती है। इसलिए इफेक्टिव वेट वहां से कंसीडर किया जाता है जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी बेटा। क्लियर है। फिर कहते हैं मोस्ट ऑफ द बॉडी इन जनरल केसेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड। ज्यादातर केसेस में, इसीलिए ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं कि ये अलग भी हो सकते हैं, ये अलग भी हो सकते हैं, मोस्टली मैच करते हैं। कब मैच करते हैं, COM एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी डू नॉट कोइंसाइड इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज अक्रॉस बॉडी। अगर हमारे पास ये कोई बॉडी है, इसके हर एक पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग हो जाए तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग अलग पॉइंट हो जाएंगे। हमारे केसेस में सभी में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करता है। क्यों, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं सभी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, यूनिफॉर्म। एक और डिफरेंस होता है, सेंटर ऑफ मास एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, मैथमेटिकली इंटीग्रेट करके लोकेट करना पड़ेगा। वेयर एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एक्सपेरिमेंटल पॉइंट, इसे आप एक्सपेरिमेंट करके बैलेंसिंग से आप इसे लोकेट कर सकते हैं, वो भी बात करेंगे अभी। इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, ये दो टर्म आती है बट ये दोनों सेम है। बोथ हैव सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, सेम सब कुछ, बस डिफाइन अलग अलग करते हैं, थ्योरी अलग अलग है। ग्रेविटेशनल मास इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किससे मेजर किया जाता है बेटा, मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस को यूज करके आप ये मास मेजर कर लेते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटी मेजर करता है, उसमें एक फैक्टर होता है, जी से डिवाइड करके में मास दे देता है। इनर्शियल मास बेटा, ये हमारे पास एक अलग से इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ता है मास मेजर करने के लिए। क्या करते हैं, इसके ऊपर एक फोर्स लगा के इसको एक्सेलरेट किया जाता है, फिर जो मास आता है फोर्स को एक्सेलरेशन से डिवाइड कर देंगे तो दैट बिकम्स इनर्शियल मास। प्रैक्टिकली ये दोनों क्या होते हैं बेटा, बराबर। क्लियर है। फिर आता है, जैसे मैंने आपको कहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोकेट कैसे करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिलो द हिंज। अगर ये एक हिंज है, हिंज के नीचे लाई करेगी, कहां पर, ऑन द वर्टिकल लाइन बेटा, ऑन द वर्टिकल लाइन। एक वर्टिकल लाइन खींचिए हिंज में से, इसके जस्ट नीचे हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने कहा ना, वेट यहां से लगता है, छोड़ो इसको, ये वापस आ गया, तो ये वेट इसको बैलेंस करता है। तो वेट की टॉर्क इस हिंज के अबाउट इसको घुमा के इधर ले आएगी, इधर जाएगा तो इधर ले आएगी। तो अल्टीमेटली जब ये रेस्ट पे आएगा, इक्विलिब्रियम पे आएगा, तो इसकी वेट की टॉर्क हिंज के अबाउट 0 होनी चाहिए। तो वहीं से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास कर। क्लियर है बेटा। फिर आता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम ये कहते हैं कि अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है बेटा, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट
फिर भी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोमेंटम से आप इसे अलग नहीं कर सकते, मोमेंटम हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसको अलग किया नहीं जा सकता मोमेंटम से। तो क्या होगा बेटा, RCOM हमने लिखा था, क्या लिखा था बच्चों, M1 R1 M2 R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ऐसे ही आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन। अगर हम अलग हर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो सेंटर ऑफ मास भी इस तरीके से अपनी पोजीशन चेंज करेगा। क्वेश्चन हम कल देखेंगे जिसमें हम कहते हैं कि पोजीशन चेंज इन सेंटर ऑफ मास 0 है, तो एक ने चेंज किया तो दूसरा कितना चेंज होगा, इसको 0 कर दो अगर सेंटर ऑफ मास ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, है ना, सिंपल। वेलोसिटी का भी सेम फॉर्मूला है, R की जगह V आ गया, VCOM M1 V1 M2 V2 M1 प्लस M2। इसीलिए ये आपको फॉर्मूले कराए जा रहे हैं क्योंकि ये सेम है। अगर इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो कोई चैलेंज थोड़ी करेगा, इसको ज्यादातर बच्चे कर देंगे बेटा। अगर इस मास को देखें तो ये टोटल मास है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। तो सिस्टम का मोमेंटम ही सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। पूरे एक सिस्टम के लिए जो मोमेंटम है वही सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है। एक्सेलरेशन का भी सेम फॉर्मूला है बेटा, एक्सेलरेशन का भी सेम, आर की जगह क्या आ गया, A1 A2 आ गए। अब इधर ले जाएंगे तो ये MCOM हो गया, ये M1 M। अब अगर आप देखें तो यहां से ये क्या बोलता है बेटा, ये बोलता है कि MCOM किसके बराबर होता है बेटा, ये सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस होता है। क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल, वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। इसीलिए यहां पर कुछ SIP लिखे हुए हैं बेटा। क्या कहता है, इंटरनल फोर्सेस कैन एक्सेलरेट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सिस्टम बट कैन नॉट एक्सेलरेट COM। COM को एक्सेलरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि ये दो पार्टिकल हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चल रहे हैं, तो ये दोनों इंटरनल फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी बेटा। तो ये भी एक्सेलरेट हो गया, ये भी हो गया, बट सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट बेटा। इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी। अब अगर ये दोनों एक्सेलरेट हो रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी, बट कैन नॉट चेंज द मोमेंटम। क्यों, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम मतलब COM का मोमेंटम, और COM अगर एक्सेलरेट नहीं हो रहा तो वेलोसिटी नहीं बदल रही, वेलोसिटी नहीं बदल रही तो मोमेंटम नहीं बदलेगा। अब जैसे इसी में अगर ये पार्टिकल इधर आएगा, इसकी वेलोसिटी बदलेगी बेटा, कितनी हो जाएगी, M1 V1, बट दूसरे की भी क्या हो जाएगी, M2 V2। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये बट रहेगा क्या, 0 रहेगा। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? तो इस तरीके से ये होता है। फिर कहता है फॉर सिस्टम इफ पोटेंशियल एनर्जी, या इफ आना था बेटा, इफ मोमेंटम, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मोमेंटम है। इफ मोमेंटम इज 0 देन काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी 0। अभी बताया ना, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं बेटा, M1 V1 M2 V2, तो यहां पर मोमेंटम 0 हो सकता है, कैन बी 0, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, नॉन 0। तो अगर मोमेंटम 0 हो तो काइनेटिक एनर्जी नॉन 0 हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? बट अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी कब 0 होगी बेटा, जब सारी वेलोसिटीज क्या होंगी, 0 होंगी। जब सारी स्पीड क्या होंगी बेटा, 0, तभी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा बेटा, 0। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको? तो ये जो 3 पॉइंट है बहुत क्रूशियल है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब बनता है तो ज्यादातर चांस है कि वो इनमें से बन जाए बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, चेंज इन वेलोसिटी 0, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम 0, तो सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम 0, दिस कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम इस मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को अलग नहीं रख सकते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ये सिलेबस में है और ये नहीं है, तो इसीलिए दोनों सेम है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
यहां पर डेल्टा वी जीरो है, बट वी COM कैन बी नॉन जीरो। ये नॉन जीरो हो सकता है सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो। ओके, इफ इनिशियली COM इज एट रेस्ट देन वेलोसिटी क्या रहेगी, सेंटर ऑफ मास की सेम रहेगी तो वो रेस्ट पे रहेगा, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगा। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन आता है बेटा, ये फॉर्मूला आता है शॉर्ट ट्रिक। एक बंदा एक बोट, ये दोनों रेस्ट पे थे, जब ये बंदा इधर चला गया तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना गया, जब ये बोट कितनी डिस्प्लेस हुई। जब ये मैन यहां पहुंचेगा बेटा तो ये बोट पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। पहले बोट कहां थी बेटा, इस पोजीशन पे, ये दिखाई हुई है, फिर बोट इधर चलेगी, बंदा भी आगे गया, बोट भी आगे गई, तो ये दोनों मिलके एल चलाते हैं, बट सेंटर ऑफ मास किस में रहता है बेटा, पोजीशन ऑफ चेंज इन सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पे। COM रिमेन एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा बेटा। इसीलिए जब सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, डेल्टा एक्स ए MB डिवाइड बाय MA प्लस MB इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, A का B के रिस्पेक्ट में और B का A के रिस्पेक्ट में। क्या ये बात समझ में आई बेटा, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू। ये बोट वाली एग्जांपल ली है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है। तो मैन का जब डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, बोट के मास के प्रोपोर्शनल होगा। जब बोट का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, मैन ऑफ मास ऑफ मैन के प्रोपोर्शनल। क्लियर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शुरू से ही, जहां से ये सेंटर ऑफ मास शुरू हुआ है वहीं से यही रिलेशन हमारे पास आ रहा है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है कोलिजन। ये क्या हो गया, ये फाइल आगे पीछे कैसे चलेगी, एक सेकंड भी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कोलिजन। ठीक हो गया, ये कोलिजन, टाइप ऑफ कोलिजन बेटा। इन पहले तो टाइप ऑफ कोलिजन देखेंगे बेस्ड ऑन डायरेक्शन, फिर बेस्ड ऑन एनर्जी। बट क्या कहता है, इन ईच टाइप ऑफ कोलिजन द मोमेंटम रिमेन कंजर्व जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन बेटा। ये सभी कोलिजन में होता है। फॉर द कोलिजन टू टेक प्लेस फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडी इज नॉट अ नेसेसरी। ये दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उनमें जो कोलिजन होती है उनमें हम कहते हैं कि फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। बेस्ड ऑन डायरेक्शन अगर हम टाइप देखें बेटा, हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, इसके लिए हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है LOI। ये क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट, और इसे LOC भी बोलते हैं, लाइन ऑफ कोलिजन। ये क्या होता है बेटा, इट इज द लाइन अलोंग विच ड्यूरिंग कोलिजन इंपल्स एक्ट। ये वो लाइन है जिसके अलोंग ड्यूरिंग द कोलिजन इंपल्स लगती है। ये कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडी और लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंपैक्ट। कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, जब ये कोई दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी तो इनके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी या फिर इन दोनों की सरफेस के जो परपेंडिकुलर होगी। अगर हम यहां पर देखें तो ये दोनों की वेलोसिटी इधर उधर है, बट जो ये सेंटर को लाइन ज्वाइनिंग है ये LO। इस केस में अगर आप देखें, जब फ्लैट सरफेस के साथ ये बॉल टकराएगी, जब ये बॉल आकर हिट करेगी बेटा तो ये वाली हमारे पास क्या करती है, LOI। जब ये बॉल इसको हिट करेगी यहां पर तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या होगा, तो ये हमारे पास LOI की तरह काम। ठीक है, अब ओब्लिक और हेड ऑन कोलिजन में क्या फर्क है 1D एंड 2D में। हेड ऑन में इफ द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी just before and after the collision are along the line of impact of the collision is said to be head on। अगर ये जो velocities हैं ये before and after collision along LOI हो तो हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा, head on collision। अगर velocities LOI के अलावा किसी और डायरेक्शन में है तो हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा, oblique collision। बेस्ड ऑन एनर्जी क्या होता है,
इलास्टिक एनर्जी बेटा, सॉरी, बेस्ड ऑन एनर्जी इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन ऑफ द सिस्टम, ये दो बार आ गया, ऑफ द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज इज कंजर्व। इलास्टिक मोमेंटम तो सभी कोलिजन में कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या होती है, सेम होती है इलास्टिक कोलिजन में, बट ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व। जब ये टकराने वाली है, जब टकरा चुकी है तब तो सेम होगी, बट जब ये टकरा रही होंगी ड्यूरिंग कोलिजन तो ये एक दूसरे को डिफॉर्म करती हैं बेटा। जैसे एक स्प्रिंग ब्लॉक के ऊपर आके टकराया, उसने स्प्रिंग को डिफॉर्म किया, कंप्रेस किया, फिर वापस गया। जब वो वापस गया तब भी उसकी काइनेटिक एनर्जी वही थी, जब वो आया तब भी सेम थी, बट जब वो स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई, फिर वापस मैक्सिमम। यहां जब ये दो बॉडी टकराएंगी तो एनर्जी जीरो नहीं होगी, बट थोड़ी सी कम होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर वापस से बढ़ जाएगी। तो ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व, इंडिविजुअल बॉडी की भी कंजर्व नहीं होती। फॉर इलास्टिक कोलिजन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इन इलास्टिक कोलिजन में, इन दिस कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज is not conserved. Some part of kinetic energy convert into other forms of energy like elastic potential energy and noise etc. But total energy is considered as always conserved, क्योंकि हम इन collision में मास एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ नहीं मानते। ओके, V relative यानी कि relative velocity of separation is less than relative velocity of approach. V relative का मतलब relative velocity। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बेटा, यहां पर मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। यहां पर क्या होता है बेटा, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। ओके, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक प्लेस एंड द बॉडीज इन दिस कोलिजन स्टिक विद ईच अदर आफ्टर द कोलिजन, दैट मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज जीरो। Total energy in all collision is conserved, only it convert from one form to another. तो ये समझ आया, मोमेंटम भी सभी में कंजर्व है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है बेटा, ये डिसाइड करता है, जहां हमें बताता है कि कोलिजन कैसी है। अगर हम ये होता किसके बराबर है, ये होता है अलोंग द LOI, हमें वेलोसिटीज देखनी है बेटा, relative velocity of separation along LOI। इसको अगर आप चाहें तो मैं इसको V relative लिख देता हूं। ये होता है relative velocity of approach along LOI, ये U relative हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है बेटा, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1 माइनस U। क्यों, कोलिजन से पहले U1 की वेलोसिटी हम ज्यादा मानते हैं, तभी ये आके टकराएगा। कोलिजन के बाद टकरा के आगे वाला तेजी से जाएगा तो ये वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये पीछे वाले की वेलोसिटी कम होगी, ये आफ्टर। इसीलिए क्या लिखा गया है, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1 माइनस U2 बेटा। क्लियर है। फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, वही E की वैल्यू 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक के लिए 0 से 1 के बीच में, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0। अगर ये हमारे पास 0 होगी तो यहां पर आप देख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये मैं आगे बताऊंगा आपको। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ये आ गया बेटा, कहां दूर थोड़ी जाना था हमने, यहां पर हमें लिखना था ना। अगर ये E 0 है तो ये V2 किसके बराबर आ जाएगा, V1 के। तो बोथ बॉडीज स्टिक ईच अदर। स्टिक का मतलब क्या है, अलोंग LOI इनकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। V relative along LOI बिकम 0 along LOI। टू डायमेंशनल में हम ये कह नहीं सकते स्टिक करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं ये कह सकते हैं, क्योंकि वो एक सरफेस के ऊपर मूव कर सकते हैं। वो जेई वाले बच्चे समझते हैं, जेई वालों को वहां तक पढ़ाया जाता है ना, जेई एडवांस वालों को। जेई मेन में तो इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं बेटा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जब ये इसके साथ जाके टकराएगा, ये दोनों स्टिक करेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएंगे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 1D कोलिजन की बात कर रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं।
क्या पढ़ रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन की बात हम लोग कर रहे हैं बेटा। ठीक है, फाइनल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इन दोनों का जब मोमेंटम लिखेंगे तो ये v के वेलोसिटी आ गई बेटा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल, लॉस फाइनल कम है इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल लिखा जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए तो ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। यहां पर जब आप लिखेंगे तो u1 u2 की वैल्यू विद साइन पुट करेंगे बेटा। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे होंगे तो u1 माइनस माइनस u2 पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर आता है इलास्टिक कोलिजन बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें इसी के ऊपर बेस्ड मिलते हैं। इसमें वही पहले u1 बड़ा है, फिर ये दोनों आपस में टकराएंगे बेटा, फिर ये उसके बाद सेपरेट हो जाएंगे। मोमेंटम कंजर्व होगा तो आप पहली इक्वेशन क्या बना सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन क्या होगी, सेम, तो दूसरी इक्वेशन आप इसकी बना सकते हैं। तीसरी E किसके बराबर होगा बेटा, E किसके बराबर होगा, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1 माइनस U2 इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो यहां हमें इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। इन सभी इक्वेशन को कौन कौन सी बेटा, फ्रॉम 1 एंड 3, अगर आप ये दो इक्वेशन यूज करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाता है बेटा। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटीज। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, हाईली यूजफुल व्हेन u2 इज 0। ये हमारे पास सबसे ज्यादा यूजफुल कब होगा बेटा, हाईली यूजफुल व्हेन u2 इज इक्वल टू 0। जब एक बॉडी रेस्ट पे होगी तब हमारे पास ये देखो ये 0 हो गया बेटा, तो सीधा सीधा हमारे पास वेलोसिटीज का आंसर आ जाएगा, वो भी बहुत ही कम टाइम में। यहां पर भी वैल्यूज विद साइन पुट करनी है। फिर आता है नोट बेटा, कुछ इसमें स्पेशल केसेस भी हैं वो भी देखेंगे। ये वही है जो मैंने ऊपर लिखवाया था, काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व, whereas during collision some part of kinetic energy convert into potential energy। स्पेशल केसेस, अगर ये दोनों मास बराबर हो तो वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज। ये बहुत यूज होता है बेटा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के साथ कंबाइन होकर क्वेश्चन आ जाता है, स्प्रिंग ब्लॉक के साथ, वर्क पर एनर्जी, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ कंबाइन होकर ये क्वेश्चन है बन जाता है बेटा। नेक्स्ट क्या है, अगर ये दूसरा मास रेस्ट पे है और उसका मास बहुत बड़ा है तो क्या होगा, ये छोटा सा मास आएगा, टकराएगा और वापस उतनी ही वेलोसिटी से चला जाएगा। तो v1 इज माइनस u1, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल गई। वेलोसिटी जो हैवियर मास होता है उसकी वेलोसिटी नियरली क्या रहती है, सेम। वेलोसिटी ऑफ मच हैवियर मास, हैवियर नहीं है, मच हैवियर, बहुत बड़ा मास, उसकी वेलोसिटी नियरली क्या रहती है, सेम रहती है। वहीं अगर ये एक हैवी मास आके इसको टकराए, इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, नियरली सेम रहेगी। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, ये डबल स्पीड से भागता है। ये कितनी स्पीड से भागता है बेटा, डबल स्पीड से भागता है। तो हैवियर मास की वेलोसिटी क्या रहेगी, नियरली अनचेंज, और जो लाइटर मास है वो डबल से भागेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये डबल से भागेगा, इसको फाइंड करने के लिए आप यूज करेंगे ये, वेन एवर मासेस आर मच ग्रेटर, एक बॉडी का मास, तो E की इक्वेशन यूज करो। अगर यहां पर आप E की इक्वेशन यूज करोगे तो V2 निकालना है, V1 क्या रहेगा, सेम बेटा, U1 कितना था ये, और U2 क्या था, 0, इसको 1 पुट कर दो तो देखो V2 की वैल्यू क्या आ गई, 2U1 आ गई बेटा। क्या ये बात समझ में आई? तो ये V2 की वैल्यू कहां से आती है बेटा, हमारे पास ये आती है इस इक्वेशन को यूज करके। whenever one mass is much heavier than other, use equation E equal to 1 to write velocities, to write velocities। क्या ये बात समझ में आई बेटा, to write velocity। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है इन इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन में E 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन,
दूसरी इक्वेशन सीधा E की लगा दोगे बेटा, यहां काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। फिर अगर आप देखें तो V1 V2, यहां पर V1 V2 सिर्फ ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसी के सिमिलर है, बट यहां क्या आ गया E, यहां उस जगह 2 था क्योंकि E की वैल्यू 1 थी, E की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इलास्टिक कोलिजन बन गया, E की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 इलास्टिक कोलिजन के लिए आ गया बेटा। तो आपको क्या याद रखना है कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ इन चीजों का फर्क है, बाकी एक्सप्रेशन क्या है, सेम है। तो ये भी हाईली यूजफुल होगा जब U2 इज 0 बेटा। काइनेटिक एनर्जी लॉस बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो सिस्टम की है ये, फॉर द सिस्टम द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम की लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बेटा। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू 1, तो 1 - 1 0, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहती है, सेम। बट अगर ये इन इलास्टिक कोलिजन है परफेक्टली, या 0 कर दो, तो उसका फॉर्मूला यही था बेटा, यू रिलेटिव। तो ये फॉर्मूला अगर आप ये दो फॉर्मूला याद रख ले तो ये इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक सभी में काम करेगा बेटा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? फिर आते हैं वही स्पेशल केस, अगर U2 0, मास हैवी, तो ये वाला मास EU से रिबाउंड कर जाएगा, कितने से, EU से। वही M1 बड़ा होगा बेटा तो ये तो उतने से ही चलेगा, बट ये V2 कितने से जाएगा, 1 + EV1। कैसे सॉल्व किया हमने, फॉर E = 1, ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया बेटा कि अगर ये एक हैवी मास है और ये एक बॉल टकराकर रिबाउंड हो रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो आप क्या लिख सकते हैं, 2U1 - U2। अगर ये इन इलास्टिक कोलिजन है तो 1 + EU1 - EU2। अब अगर आप ऊपर वाले केसेस में देखें तो यहां U2 को 0 कर दो, U2 को 0 किया तो V2 की वैल्यू 1 + EU1 आ गई बेटा, और यहां पर हमने 0 कर दिया U2 को तो वो डबल स्पीड से भागा था इलास्टिक कोलिजन में। तो आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर मास आफ्टर द कोलिजन। ठीक है भी, क्या ये बात समझ में आई बेटा? ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वो शॉर्ट ट्रिक है जिसके ऊपर नीट में ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक की जो शॉर्ट है, शॉर्ट वीडियो यूट्यूब शॉर्ट, वो भी बनाकर अपलोड की थी बेटा। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कहता अगर ये दो मास आपस में टकराते हैं, दूसरा मास किसमें होना चाहिए बेटा, रेस्ट में। कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन है बेटा कि कोलिजन इलास्टिक होनी चाहिए और दूसरा मास क्या होना चाहिए, रेस्ट। कंडीशन क्या है, अगर मैं यहां लिख दूं तो कंडीशन क्या होगी बेटा, E = 1 एंड U2 = 0, दूसरा मास रेस्ट पे होना चाहिए। तो कहता है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बाय M1 to M2 या काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय 1, ये इसको टकराकर कितनी एनर्जी M2 को दे देगा, एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम M1 to M2। तो वो होती है बेटा एनर्जी ट्रांसफर डिवाइड बाय इनिशियल एनर्जी 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 + m2। ये बहुत ही पावरफुल और फॉर्मूला है जो याद रखना चाहिए। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, 100 से। फॉर परसेंटेज मल्टीप्लाई विद 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दूसरा आ जाता है कि भाई ए के पास बची कितने % एनर्जी, जा तो ये निकालो, इस 100 में से माइनस कर दो बेटा। भाई इसके पास टोटल एनर्जी ये थी, ट्रांसफर कितनी हुई, इतनी, तो बच कितनी गई, जो बचेगी बेटा। तो अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बाय A to B, वो हमारे पास कितनी है, 4m1 m2 m1 + m2 × 100 बेटा, ये परसेंटेज है। तो रिमेनिंग कितनी होगी बेटा, बचेगी कितनी, 100 माइनस परसेंटेज ट्रांसफर, जो ट्रांसफर कर दी और 100 में से माइनस कर देंगे तो उतने % बच जाएगी बेटा, तो वो रिटेन होगी और वो वाली क्या है, लॉस होगी। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको?
क्लियर है? ठीक है। फिर आता है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन बेटा, जिसमें एक बॉल को एच साइड से छोड़ा जाता है, ये मल्टीपल टाइम कोलिजन्स करके फिर रेस्ट पे आती है। इसमें पहला थ्योरेटिकल पॉइंट है, मोमेंटम ऑफ अर्थ एंड बॉल सिस्टम रिमेन कंजर्व। ऐसा लगता है कि कंजर्व नहीं है, यहां वेलोसिटी अलग है, यहां बदल गई, अर्थ रेस्ट पे है, बट आपको याद रखना है सभी कोलिजन में मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है बेटा। स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द सिस्टम, अगर एच बॉल हाइट से छोड़ेंगे तो कितनी स्पीड से आके हिट करेगी? √2gh से करेगी। बॉल का चेंज होता है बट सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। स्पीड आफ्टर nth कोलिजन बेटा, e की पावर n √2gh बेटा। e क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके बेटा, तो e की पावर n कर देंगे nth कोलिजन के बाद वेलोसिटी। हाइट आफ्टर nth कोलिजन e की पावर 2n करना पड़ेगा बेटा, e की पावर 2n। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इनफाइनाइट होंगी, बट टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटा? टोटल डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट वो कितना होगा? h1 + e² माइनस डिवाइड बाय 1 - e²। आपको ये याद रखना है बेटा, h तो यही कवर हो गया, बाकी अभी इसमें और ऐड होगा, तो ये h से तो बड़ा होगा, तो न्यूमिनेटर हमेशा क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। कई बार बच्चे माइनस प्लस की गलती कराते हैं, भाई सोचने वाली बात है, h से तो बड़ा ही होगा, तो न्यूमिनेटर बड़ा होगा। टोटल टाइम यहां से यहां गिरने का टाइम होता है √2h/g, तो उससे बड़ा होगा बेटा। तो यहां पर स्क्वायर था, बट यहां पर क्या है? सिंपल ही। क्यों? h का रूट ले लिया, तो इस स्क्वायर का रूट लेंगे तो e हट जाएगा, तो ये 1 + e है। पूरे का नहीं लिया बेटा, वो सिर्फ याद रखने के लिए बोला है मैंने कि h में स्क्वायर है बट टाइम में √h है, तो स्क्वायर हट जाएगा, e बच जाएगा। ये सिर्फ याद रखने के लिए बोला है। मोमेंटम टोटल इंपल्स कितनी इंपार्ट होगी बेटा? p 1 + e 1 - e, तो ये हो जाएगा m √2gh 1 + e 1। ओके, ये आपको याद रखना है, काफी यूज होता है ये वाला फॉर्मूला बेटा। ये हाइट कितनी होगी, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, फिर आती है बेटा ओब्लीक कोलिजन। इसके ऊपर बहुत ही लिमिटेड से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं बेटा। ओब्लीक कोलिजन अगर हम देखें, केस 1 बिटवीन स्मॉल पार्टिकल, जो इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, सिस्टम का मोमेंटम, ये किसका बेटा? सिस्टम का। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इंडिविजुअल बॉडी का बदल रहा है। देखो इंडिविजुअल बॉडी बेटा पहले ये ऐसे जा रही थी, अब इधर जा रही है, इसका मोमेंटम तो बदल गया, बट सिस्टम का क्या रहेगा? कंजर्व। अगर कोलिजन इलास्टिक है, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, नहीं तो बदल जाएगी बेटा। फिर आता है स्पेशल केस। नीट में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जेईई मेन में भी ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है बेटा। क्या कहता है? अ बॉल ऑफ मास m इज मूविंग विद स्पीड v, स्ट्राइक अनदर आइडेंटिकल बॉल विच इज एट रेस्ट। अगर एक बॉल मूव कर रही है तो इसका मास और इसका मास क्या है बेटा? सेम है। तो पहली कंडीशन क्या है? m1 शुड बी इक्वल टू m2। दूसरी कंडीशन क्या है? u2 इक्वल टू 0। ये कंडीशंस हैं बेटा, ये क्या है? कंडीशंस। तीसरी कंडीशन क्या है? e शुड बी 1। देन हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा, उसके बाद ये होगा। क्लियर है? दोनों का मास बराबर है। ये u2 किस में थी बेटा? रेस्ट पे। कोलिजन कैसी है? इलास्टिक। तब जाकर ये दोनों आपस में क्या जाएंगे बेटा? परपेंडिकुलर जाएंगे। बोथ मूव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है बेटा? यहां पर फिर से लिखा हुआ है, देखिए मास बराबर कोलिजन इलास्टिक। कई बार लिख दिया सो दैट आपको पता हो ये कब लगाना है बेटा। क्लियर है? बहुत बार लिख दिया, ये दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर जाएंगे। फिर आता है ओब्लीक कोलिजन ऑफ ऑल पार्टिकल, सॉरी ऑफ बॉल और पार्टिकल विद ग्राउंड और प्लेट बेटा। ये क्या है? प्लेट। ठीक है, प्लेट के साथ जब ये बॉल आकर इस प्लेट को टकराती है, इधर जाती है, तो ये LOI है बेटा। इसका ये कंपोनेंट साइन थीटा, ये कॉस थीटा। ऐसे ही अगर ये v वेलोसिटी है, ये कॉस फाई साइन फाई।
तो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला कि द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एलओआई रिमेन सेम, ये एलओआई है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम रहता है। मैंने पैरेलल टू प्लेट नहीं कहा बेटा, ठीक है, पैरेलल टू प्लेट ये मैं लिख देता हूं यहां, बट आपको क्या याद रखना है, एलओआई के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या रहता है, सेम। अलोंग एलओआई जित वही, ये अगर यू से आया था तो ये कितने से जाएगा, ई यू से, लिखा था ना nth कोलिजन के बाद ई एन टाइम्स वी नॉट होगा, तो ये फर्स्ट कोलिजन के बाद कितनी स्पीड से जाएगा, ई से जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। अगर ये आके यू से टकराया तो ये कितने से ऊपर जाएगा बेटा, ई यू से ऊपर जाएगा, जब ये ग्राउंड पे टकराता है, रेस्ट पे है जब ग्राउंड। क्लियर बात, ये आपको पता होनी चाहिए बेटा। तो इसीलिए यहां पर क्या आ जाता है, ई आ जाता है। जब तीसरी बात, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाई ई, tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाई ई। अगर ई 1 होगा तो फाई इक्वल टू थीटा होगा बेटा। अगर ई ये है तो फाई हमेशा थीटा से बड़ा होगा। अगर फाई ई लेस देन 1 है तो फाई थीटा से बड़ा होगा। इन इलास्टिक कोलिजन में ये एंगल बढ़ जाएगा, समझे। फिर अगर आप इन दोनों को सॉर्ट आउट करें तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाता है वेलोसिटी का। अगर ई 1 है तो v बराबर होगा बेटा, अगर ई लेस देन 1 है तो v कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, कम स्पीड से रिबाउंड करेगा। ठीक है बेटा, क्या ये बात समझ में आई। एंगल बढ़ जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। इंपल्स वही होता है बेटा, आई एम फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, तो यहां प्लस हो जाता है उस तरीके से, तो ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा। फिर ये हमारे पास स्पेशल केसेस हैं बेटा। ये हमारे पास क्या बताते हैं, स्पेशल केस। ये हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल पाथ है, वो एक बॉल को हमने थ्रो किया, यहां से एक बॉल को थ्रो किया, वो मल्टीपल टाइम बाउंस होती है। क्या होती है बेटा, मल्टीपल टाइम्स बाउंस होती है। तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, इनका क्या रिलेशन हो, जो टी है वो ऐसे डिपेंड करता है बेटा। तो जब आप देखते हैं तो ये जो वी वाई होता है ये ई टाइम्स हो जाएगा बेटा, और वी एक्स क्या रहता है, ये यू एक्स के बराबर। ये वाला कंपोनेंट क्या रहता है, सेम, और ये वाला कंपोनेंट ई टाइम्स हो जाएगा बेटा। तो जहां जहां वाई वेलोसिटी का कंपोनेंट है वहां वहां हमने ई टाइम कर दिया। यहां एक है तो ई का गया, यहां एक है तो एक आ गया, यहां स्क्वायर है तो यहां क्या बच गया, ई स्क्वायर। जब डबल चलेंगे अगले में एक और ई से मल्टीप्लाई कर दिया, एक और ई से, एक और ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ए की पावर एच हो जाए। ऐसे ही ये भी एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है बेटा जो आपको याद होना चाहिए। अगर एक बॉल हमने थ्रो करी, वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती हुई यहां पर हिट करनी चाहिए थी, बट वो यहां पर हिट ना करने के बजाय बीच में एक वॉल आ गई बेटा, एक वॉल आ गई, वॉल के साथ टकराएगी और वापस रिबाउंड हो जाएगी बेटा। वो कितनी दूर जाके गिरेगी, अगर उसका डिस्टेंस इधर डी बचा था तो वो इसके आगे कितना गिरेगी बेटा, ई डी डिस्टेंस गिरेगी। तो अब उसका ये वाला डिस्टेंस कितना बच जाएगा, आर माइनस डी 1 प्लस ई बच जाएगा बेटा। ये वाला d और ये वाला ed दोनों को ऐड कर दिया है तो d 1 प्लस ई, ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा। तो ये हमारे पास यहां पर क्या बचेगा, फाइनल r बच जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा, क्लियर है। फिर आता है इंपल्स। क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो एवरेज फोर्स इनटू टाइम कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इंपल्स। अगर हमें ग्राफ दिया हो फोर्स एंड टाइम का तो एरिया अंडर द कर्व आ जाती है। ड्यूरिंग द कोलिजन जो फोर्स है वो मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम जाती है बेटा, तो इंपल्स क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा, इंपल्स देगा। क्लियर है बेटा। फिर ये आता है ओब्लीक कोलिजन बिटवीन बॉल्स। ये बहुत ही रेयर है, नीट एस्पिरेंट चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, बट मैंने उतना सही बताया बेटा आपको कि जब ये दोनों बॉल आपस में टकराएंगी, तो जब ये टकराएंगी, ये कंसेप्ट वाइज आपको पता होना चाहिए, एलओआई
जो LOI है, मैंने तो आपको याद ही नहीं कराया अभी बेटा, वीडियो को लाइक तो कर दिया ना आपने। आज की वीडियो में मैं आपको याद कराना ही भूल गया है, तो मुझे लगता है आप लोगों ने कर दिया होगा बिना कहे। नहीं किया है तो फटाफट से अभी कर दीजिए, 2 बार बेल दबा देते हैं आपका, ठीक है। ये LOI है बेटा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, दोनों सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी। अब जो इंपल्स है वो इस LOI के अलोंग लगेगी, इंपल्स एक्ट अलोंग LOI। जो इंपल्स है, जो ये दोनों बॉल फोर्स लगाएंगी बेटा, वो LOI के अलोंग लगाएंगी। अगर फोर्स इधर लगेंगी, अगर मैं यहां पर फोर्स ड्रॉ कर दूं, ये बॉल इस पे फोर्स लगाएगी इधर, ये बॉल इधर फोर्स लगाएगी, तो जिस तरफ फोर्स लगेगी सिर्फ उसी तरफ तो वेलोसिटी चेंज होगी। ये वाली वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। ये वाली वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। क्या ये बात समझ में आई? तो हमने क्या लिखा है, यही लिखा है। क्या ये 3-4 पॉइंट पता होने चाहिए। मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन, सिस्टम का मोमेंटम सभी डायरेक्शन में सेम रहेगा। मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉल रिमेन सेम इन परपेंडिकुलर टू LOI, ये वाला मोमेंटम क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा परपेंडिकुलर टू LOI इंडिविजुअल बॉल का। अलोंग LOI कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल चेंजेस, ये वाले जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है ये चेंज होंगे बेटा। इनको लिखना है तो आप अलोंग LOI वन डायमेंशनल मोशन कोलिजन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर आपको ये वेलोसिटीज लिखनी है तो इस LOI के अलोंग 1D कोलिजन की इक्वेशन लगा दीजिए। लास्ट में है एक शॉर्ट ट्रिक बेटा, ये भी बहुत पावरफुल है। जिनको पता होगा तो वो 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और जिनको नहीं पता होगा वो इसको सॉल्व करने में शायद 2.5 से 3 मिनट भी ले सकते हैं, और हो सकता है वो कर ही ना पाए। ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है बेटा? तो मैं याद कराना भूल गया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने आप से लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को हाइप भी कर दिया होगा। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? कहता है अगर U2 0 है, बोथ बॉल मूव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन, ये कंडीशन गिवन है। इफ U2 इज 0 एंड दोनों बॉल कोलिजन के बाद परपेंडिकुलर जाती हैं, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है, दैट मींस V1 अलोंग LOI इज 0। क्यों बेटा? क्योंकि V1 का ये वाला कंपोनेंट तो रहेगा ही, और ये इस तरफ बॉल जा रही है, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये कंपोनेंट 0 होना पड़ेगा। अगर ये नॉन जीरो होगा तो ये कहीं इधर जाएगा बेटा, फिर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं रहेंगी। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो इससे हमें क्या पता चलता है, देन V1 इक्वल टू 0 अलोंग LOI। जब इस V1 को 0 पुट करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा M1 बाय M2। ये क्या आ जाएगा बेटा? M1 बाय M2। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि V1 का फॉर्मूला क्या था? M1 माइनस EM2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 U1। U2 तो 0 ही था बेटा, ये 0 पुट कर दो। ये वाली टर्म आपने 0 पुट की तो हमारे पास E किसके बराबर आ गया? M1 बाय M। क्लियर है बेटा? तो उम्मीद है आपको ये सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के सभी फॉर्मूला रिवाइज हो गए होंगे। शॉर्ट ट्रिक 2-3 जो मैंने बताई वो पता चल गई होंगी, और जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आता है, बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो भी पता चल गए होंगे। तो इन सब को 1 घंटे में हमने खत्म किया। जैसे कि हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि 2 चैप्टर 1 घंटे में +4 मार्क्स आपके कंफर्म कर देंगे। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही था, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।